कल हमने किया था कि हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर कैसे डालना है, उसके लिए ये अलग अलग मेथड्स थे, केमिकल मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक और जीन गन, डिसआर्म्ड पैथोजन एंड वेक्टर। आज हम पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, काफी दिनों से यही पढ़ रहे हैं, पर जो थोड़ा बहुत इसमें बाकी है टेक्निकली वो आज कंप्लीट करेंगे। तो जब आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ओके, यहाँ पे देखेंगे कि आइसोलेशन कैसे करते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए का। तो कैसे करना है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपका सोर्स क्या है डीएनए का, आप उसको किस में से आइसोलेट कर रहे हो। तो जो भी आपका डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आप किस सोर्स में से लेने वाले हो। इज इट अ प्लांट और बैक्टीरिया और वायरस, नॉट वायरस, सॉरी, इट कैन नॉट बी वायरस, और फंजाई। तो आपके सोर्स ऑफ डीएनए पर से डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे आइसोलेट और प्योरीफाई करने वाले हो। जैसे कि कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है तो बैक्टीरिया में से ले लोगे या फंजाई में से ले लोगे। पेनिसिलिन लेना है तो फंजाई में से लोगे, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट लेना है बैक्टीरिया में से लोगे। कोई और जीन है जैसे ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है प्लास्मिड की, तो वो बैक्टीरिया में से लोगे, और कुछ है तो प्लांट में से लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आस्क के आपका सोर्स क्या है। अब समझो ये सोर्स है तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए। अगर बैक्टीरियल सेल्स हैं तो वो बैक्टीरिया है, प्लांट है या एनिमल है। सबसे पहले उसके सेल का एनवेलप तोड़ना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। एनिमल सेल्स में जनरली कोई एनवेलप नहीं होता है। तो अगर जो वो बैक्टीरियल सेल है तो उसके ऊपर एक कैप्सूल होगा, उसको तोड़ने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे, लाइसोजाइम यूज करेंगे। लाइसोजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ इट इज बैक्टीरिया तो आप कौन सा एंजाइम उसमें ऐड करेंगे, लाइसोजाइम ऐड करेंगे। और ये लाइसोजाइम क्या करेगा, लाइसोजाइम बोल लो या जेड लगा लो यहाँ पे। तो ये जो एंजाइम है लाइसोजाइम, ये क्या करेगा, ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। ओके, ताकि जो अंदर के कंटेंट्स हैं वो एक्सपोज हो जाए। इसी तरह से अगर हम दूसरे सेल वॉल्स की बात करते हैं, जैसे प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल किसका बना हुआ है, सबसे बाहर वाला लेयर है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज की सेल वॉल है, इसलिए आप कौन सा एंजाइम डालेंगे उसमें, सेल्यूलेज डालेंगे। तो यहाँ पे सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेल वॉल बना हुआ है सेल्यूलोज का। तो कौन से एंजाइम से ट्रीट करेंगे उसको, उसको ट्रीट करेंगे सेल्यूलेज एंजाइम से। एएसई एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर में सफिक्स यूज होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है फंगल सेल वॉल। तो फंगल सेल वॉल किसका बनता है, स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद कीजिए। फंगल सेल वॉल बनता है काइटिन से। तो इसके लिए हम क्या डालेंगे, इसके लिए हम डालेंगे काइटिनेज। तो यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे, बिकॉज इट हैज गॉट काइटिन सेल वॉल, यहाँ पे हम ऐड करेंगे काइटिनेज। क्लियर है इतना, इज दिस पार्ट क्लियर चिल्ड्रन? Yes. ओके, तो अब ऐसा करने से हमको क्या मिल गया, ऐसा करने से जो सेल का आउटर एनवेलप है वो डिसॉल्व हो गया, डाइजेस्ट हो गया, और उसके सारे कंटेंट्स जो है वो बाहर आ गए। अब उसमें सिर्फ डीएनए तो था नहीं, उसमें बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स थे। कौन से थे, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। तो ये सारे बाहर आ गए। तो जैसे ही हमने सेल का कोड डाइजेस्ट किया, ये डाइजेशन से हमको कितनी चीजें मिली, डीएनए मिला,
RNA मिला. What else do you have? Protein. Then you have polysaccharide. और क्या मिलेगा? लिपिड्स भी मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये सारे ही सेल के कंटेंट है, बायोमोलिक्यूल्स है सेल के, 11th में पढ़ा है. इसमें से हमारे काम की चीज कौन सी है? आप बताइए, हमारे काम की चीज कौन सी है इसमें से? हमारे काम की चीज है डीएनए. तो बाकी सारी चीजों को डाइजेस्ट करना है और सिर्फ डीएनए को सॉल्यूशन में से सेपरेट करना है. इसके लिए क्या करेंगे? लेट अस सी द स्ट्रैटेजी. सो बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं. अभी हम ये सब कुछ एक सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है, तो सॉल्यूशन के अंदर डीएनए भी है, ये सारी चीजें भी हैं. कैसे रिमूव करेंगे? तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए. तो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप था. पहला स्टेप क्या था? डाइजेशन ऑफ सेल वॉल. अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए. कैसे करेंगे प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए? देखते हैं कैसे करेंगे. तो इसको अभी मैं फिलहाल रब कर दे रही हूं. तो ये जो नीचे जितनी भी चीजें हमको मिली है उसमें से हमको अब डीएनए प्योरीफाई करना है. कैसे? लेट अस सी हाउ. सो बात करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए की. अगर वो प्रोकैरियोटिक डीएनए है, इट इज ओनली डीएनए. लेकिन जो यूकैरियोटिक डीएनए है, इट इज ऑल्सो इंटरवाइंड विथ प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन्स. याद है आपको हिस्टोन्स क्या थे? क्या थे हिस्टोन्स? बेसिक प्रोटीन्स थे जो कि डीएनए को स्टेबलाइज करते हैं. क्योंकि डीएनए एसिडिक है तो सबसे पहले ये हिस्टोन्स को रिमूव करना पड़ेगा. कैसे रिमूव करेंगे? प्रोटीन है तो प्रोटीएजेस से डाइजेस्ट होगा. प्रोटीएजेस उसका क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट कर देंगे अमाइनो एसिड में, जो कि उसके बिल्डिंग ब्लॉक है. सो अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक डीएनए में डीएनए प्लस हिस्टोन्स है. हिस्टोन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. तो इसके डाइजेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके डाइजेशन के लिए हम यूज करेंगे प्रोटियोजेस या तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. तो प्रोटीएजेस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये डीएनए से अलग हो गया. ओके, और भी चीजें हैं वहां पे. सो व्हाट एल्स डू यू हैव हियर? आरएनए भी है. आरएनए को रिमूव करने के लिए क्या यूज करेंगे? राइबोन्यूक्लिएज यूज करेंगे. तो यहाँ पे जो हमारा आरएनए था, आरएनए को किससे ट्रीट करेंगे? राइबोन्यूक्लिएजेस से ट्रीट करेंगे. प्रोटीन को किससे ट्रीट करेंगे? प्रोटीएजेस से ट्रीट करेंगे. और ये सारी चीजें हम रिमूव कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? फाइनली देखो ये सब कुछ रिमूव हो गया और हमको सिर्फ क्या बचा? प्योर डीएनए बचा. बाकी सारी चीजों का डाइजेशन हो चुका है. तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें प्योर डीएनए है इंटैक्ट फॉर्म में और बाकी सारी चीजें हैं डाइजेस्टेड फॉर्म में. तो फाइनली हमारे पास क्या है? एक सॉल्यूशन है जिसमें से हमको डीएनए प्रेसिपिटेट आउट करके निकालना है. कैसे प्रेसिपिटेट आउट करेंगे डीएनए को? बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल. और फिर ये हम सस्पेंशन के फॉर्म में कलेक्ट कर लेंगे. तो सबसे पहले फिर से देखते हैं. हमने पहले डाइजेशन ऑफ सेल वॉल किया, फिर प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए किया. सेपरेशन कैसे किया? हमने उसको इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन सेपरेट कर लिया. कैसे? हमने उसमें डाला चिल्ड इथेनॉल. तो चिल्ड इथेनॉल डालने से बाकी सारी चीजें तो सॉल्यूशन में रह गई, पर हमारा जो डीएनए था वो सस्पेंशन के फॉर्म में हमको मिल गया. देखेंगे कैसे होता है. सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ये हमारा सेल डाइजेस्ट करके सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स डाइजेस्ट करके जो सॉल्यूशन था वो था.
अब जैसे ही हमने इसमें चिल्ड डीएनए डाला, ये हो गया सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, और इसको हम स्पूलिंग से एक वायर लेंगे और स्पूलिंग से इसको सेपरेट करेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ, ये जो है हमारा ये डीएनए है, इसको आप सेपरेट करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, डीएनए मिल गया हमको। अब ये डीएनए का आगे क्या करना है ये तो हमने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आइसोलेटेड एंड प्योरिफाइड डीएनए का क्या करेंगे, क्लीवेज करेंगे, इसको कट करेंगे। किससे कट करेंगे, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। सो लेट अस नोट इट डाउन हियर। सो ये हमारे पास हमारा डीएनए आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कट डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ओके ओके, अब क्या करना है, सो लेट अस गो बैक टू आवर स्लाइड। एक बार हमने डीएनए को कट कर लिया, क्लीव कर लिया। अब देखो, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए कट किया है, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से वेक्टर डीएनए को भी कट करेंगे। क्यों, ताकि हमको जो स्टिकी एंड्स मिले उसको हम ज्वाइन कर सके विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। ये तो पुरानी कहानी है, बहुत बार रिपीट हो गई। तो हमने क्या किया, कट डीएनए। अब इसको ना मैं थोड़ा सा, रुको पहले बोर्ड क्लियर करती हूँ। लेक्चर के एंड में जब रिवाइज करेंगे तो ये पॉइंट्स हमको काम आएंगे। ओके, सो आई हैव कट डीएनए एज वेल एज वेक्टर। डीएनए और वेक्टर दोनों को मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया। क्या मिला मुझे, स्टिकी एंड्स मिले। इसको मैं बाद में कैसे ज्वाइन करूंगी, इसको मैं ज्वाइन करूंगी विद द हेल्प ऑफ अ लाइगेज। और जब मैं डीएनए और वेक्टर को ज्वाइन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा। इतना क्लियर है बच्चों? एनी डाउट इन दिस स्टेप्स? एनी डाउट्स इन दिस स्टेप? Clear. क्लियर, No. ओके गुड। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला है, जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी जीन मैंने उसके अंदर डाला था, एम्पिसिलिन डाला था या इंसुलिन डाला था या मसल प्रोटीन डाला था, केरेटिन डाला था, जो भी मुझे बनाना था, मुझे उसकी बहुत सारी कॉपीज चाहिए। तो मुझे अब ये जीन का क्या करना पड़ेगा, एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा। एम्प्लीफिकेशन मैं कैसे करूंगी, विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। पीसीआर क्या है, पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कहाँ पे होगा ये, इनविट्रो कंडीशन में होगा। इनविट्रो मतलब सेल के बाहर, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं आप ये सारी चीजें। अगर सेल के अंदर होती तो इन वाइवो होती। तो अब मैं फिर से यहाँ पे लिख लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, ये 5 था, यहाँ पे मैं 6 लिख रही हूँ, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन बाय पीसीआर। कैसे होगा ये होगा इन विट्रो। अब डिटेल में देखते हैं कि ये पीसीआर कैसे होगा। तो यहाँ पे वी हैव गॉट 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। आप मुझे बता सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, व्हाट डज डीएनए पॉलीमरेज डू? Replication. Replication. रेप्लिकेशन बोल सकते हैं, या तो बेसिकली देखो वो क्या करता है, वो डीएनए की कॉपीज बनाता है ना। सपोज मेरा ये इंसुलिन जीन था, आई शुड चूज अनदर कलर। ये मेरा इंसुलिन जीन था, ओके। सो आई हैव एन इंसुलिन जीन। अब मुझे ऐसी बहुत सारी बनानी है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे, और वो न्यूक्लियोटाइड को इसी सीक्वेंस में जोड़ना होगा। तो ऐसे ही दूसरे डीएनए बनाने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा। और ये कौन सा वाला डीएनए है,
ये है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो अब ये हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड कर देंगे इसमें। और क्या चाहिए होगा इसको, देखो वो ऐसे ही रेप्लिकेट करना शुरू नहीं करेगा, उसको एक सीक्वेंस चाहिए होगा जिसको बोलते हैं प्राइमर, है ना, रेप्लिकेशन पढ़ा था हमने। ये है पेरेंट डीएनए और ये है न्यूली फॉर्म्ड डीएनए। पर ये ऐसे ही शुरू नहीं हो जाएगा, इसको पहले क्या चाहिए होगा, इसको पहले एक प्राइमर चाहिए होगा। तो वो प्राइमर क्या है, इट इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जहां से शुरू होता है। जैसे रेस तब तक शुरू नहीं होगी जब तक आप 1 2 3 नहीं बोलोगे। सो दिस प्राइमर इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे रेस जब हम शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं 1 2 3, तब शुरू करते हैं। वैसे ही जब पॉलीमरेज नया डीएनए बनाएगा तो पहले प्राइमर अटैच होगा, फिर एंजाइम अपना काम शुरू करेगा। बिना एंजाइम के प्राइमर कुछ भी एक्सटेंड नहीं कर सकता है। सो आई होप दैट इज क्लियर। तो अब एंजाइम क्या कर रहा है, द एंजाइम स्टार्ट्स एक्सटेंडिंग द प्राइमर। तो उसको क्या क्या चाहिए, ये जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाया उसके लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड है। आप बता सकते हैं मुझे नया डीएनए बनाने के लिए कौन सी 3 चीजें चाहिए? इनफैक्ट तो 4 चीजें चाहिए। तो एक तो हमको पेरेंट डीएनए चाहिए जिसमें से देख देख के सीक्वेंस इसके अंदर है, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए हमको, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे हम। तो एक तो ये पेरेंट डीएनए चाहिए, फिर न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, उसके बाद एक प्राइमर चाहिए। और ओहो क्या हो रहा है मेरी पेन को, ओके। सो आई नीड अ प्राइमर एंड देन व्हाट एल्स डू आई नीड, आई नीड द एंजाइम पॉलीमरेज। तो आपको समझ में आया हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सपोज ये था आपका टेम्पलेट डीएनए जो मैंने बताया पेरेंट डीएनए, और क्या था, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं ऐसे बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सीक्वेंस है, सपोज यहाँ पे था ATGCCU वॉट एवर, तो जहाँ A है पहले यहाँ पे लेकिन एक प्राइमर अटैच करना पड़ेगा। तो समझो ये मेरा था प्राइमर, तो सबसे पहले यहाँ प्राइमर आया, उसके बाद A था तो यहाँ से T उठा लिया, T था तो यहाँ से A उठा लिया, G था तो यहाँ से C उठाया, C था तो यहाँ से G उठाया, G, U आएगा नहीं, डीएनए में U नहीं होता है, ओके, आरएनए में होता है। तो ऐसे कर करके ये पॉलीमरेज, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स थे ये तो उठाते गए, पर इनको साथ में जोड़ना भी तो है। वो काम कौन करेगा, वो काम करेगा आपका पॉलीमरेज। तो आपको समझ में आया प्राइमर क्यों चाहिए, पॉलीमरेज क्यों चाहिए, न्यूक्लियोटाइड क्यों चाहिए? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब एंजाइम क्या करेगा, प्राइमर पहले अटैच कर देगा और फिर एक्सटेंड करता जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स लगा लगा के, प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन मिक्सचर। ये सब कुछ हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है। एक्चुअली तो वो टेस्ट ट्यूब नहीं होती है, एपेंडॉफ ट्यूब होती है, बट व्हाटएवर, एक पीसीआर मशीन होता है जिसके अंदर ये सब कुछ चल रहा है। मैं दिखाऊंगी आपको पीसीआर मशीन कैसा होता है। तो आई हैव माई जीनोम डीएनए एज अ टेम्पलेट, देन आई गो ऑन एडिंग, पहले एक बार मैंने प्राइमर डाल दिया, न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए। अब मेरा जो पॉलीमरेज है प्राइमर के आगे आगे जीनोमिक डीएनए पढ़ पढ़ के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच किए जा रहा है। तो जब एक बार रेप्लिकेशन हुआ, तो सपोज ये एक था तो इससे मुझे एक और कॉपी मिली, अब ये 2 है तो अब मुझे इससे कितनी कॉपीज मिलेगी, देखो अब मेरे पास कितने हो गए, 4 हो गए। अब क्या होगा, ऑल दिस कैन एक्ट एज अ टेम्पलेट। वैसे तो हमने पढ़ा है कि खाली एक स्ट्रैंड टेम्पलेट के जैसे एक्ट करती है, दूसरी स्ट्रैंड कैन नॉट एक्ट एज अ टेम्पलेट। याद आया आपको, जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था, डू यू रिमेम्बर? तो मैं आपको सिर्फ यही बात बताना चाह रही हूँ कि ये रेप्लिकेशन जब बार बार होगा
तो 2 का 4, 4 का 8 ऐसे हमको कॉपीज मिलती जाएंगी. इफ आई रिपीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन मेनी टाइम्स, बहुत बार रिपीट किया मैंने ये साइकिल, तो कितनी कॉपीज मिल गई मुझे? 1 बिलियन कॉपीज मिल गई. अच्छा, ये काम हम मैन्युअली कर सकते हैं क्या? आप बताइए, ये मैन्युअल होना चाहिए या ऑटोमेटेड होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? automatic. ऑटोमेटेड. ऑटोमेटेड. तभी तो फटाफट काम होगा. तो जब ये काम ऑटोमेटिकली पीसीआर मशीन हमारे लिए कर रही है, उस वक्त हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. थर्मोस्टेबल मतलब कि जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर नहीं हो जा रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मशीन है, इसके पास टेम्परेचर रेगुलेशन की सुविधा नहीं है. तो यहाँ पे हम एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे, नॉर्मल वाला पॉलीमरेज नहीं चलेगा. क्यों थर्मोस्टेबल चाहिए? बिकॉज इट हैज टू रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर. अब हाई टेम्परेचर क्यों डेवलप हो रहा है मशीन में? मैं टेम्परेचर को मॉडरेट नहीं रख सकती क्या? हाई टेम्परेचर जरूरी है. क्यों जरूरी है? बिकॉज आई हैव टू इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. देखो मेरा जो डीएनए था वो कैसा था? डीएनए ऐसा था मेरा, ठीक है. इसमें से एक टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगी जिससे रेप्लिकेशन होगा, दूसरी मेरे काम की नहीं है, पर उसके लिए इसको अनवाइंड करना पड़ेगा, है ना, सेपरेट करना पड़ेगा. तो उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन करने के लिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा. तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किए, डीएनए का डीनेचुरेशन किया, अब ये स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गई. पर जब हम ये सब कर रहे थे तो हमारा जो पॉलीमरेज है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि पॉलीमरेज एक प्रोटीन है और प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं. तो ये डीनेचुरेशन ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे. बात समझ में आई आपको? यस और नो? Yes. आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो तो फिर मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो इसको लिखने में. तो हमने जब पीसीआर किया, पीसीआर में पहले मुझे बताइए आपने क्या क्या ऐड किया है? कौन सी चीजें डाली हमने? जीनोमिक डीएनए डाला, और क्या डाला? प्राइमर और न्यूक्लियोटाइड्स और एंजाइम डाला, पॉलीमरेज. ठीक है, पीसीआर का फुल फॉर्म हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अगेन पॉलीमरेज कैसा वाला डाला है मैंने? स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीमरेज डाला है मैंने. कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीमरेज? जो कि थर्मोस्टेबल है. क्यों थर्मोस्टेबल? बिकॉज जब डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए हो रहा है तब हाई टेम्परेचर है, तो टू सस्टेन हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग denaturation of DNA. Okay, so I think we have noted down almost everything. आगे बढ़ते हैं. ये वाली स्लाइड क्लियर है आपको? ओके. Yes. अब यहाँ पे पीसीआर बताया हुआ है, तो पीसीआर में हम क्या करते हैं? देखो ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जीनोमिक डीएनए जिसको मैं बोलूंगी, जिसमें 2 स्ट्रैंड है. वन इज रनिंग फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, द अदर इज रनिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ये वाली जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम,
इसको हम एज अ टेम्पलेट डीएनए लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, डीनेचुरेशन, 2 स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें प्राइमर लगाएंगे, यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया। तो जो हमने प्राइमर लगाया ना, इसको बोलेंगे एनीलिंग। एनीलिंग मतलब ज्वाइन करना। अब हम इसमें डालेंगे डीएनए पॉलीमरेज, पर ऐसा वैसा डीएनए पॉलीमरेज नहीं, थर्मोस्टेबल वाला डीएनए पॉलीमरेज। उसका नाम क्या है, TAQ पॉलीमरेज। टैक, टैक कहां से आया, टैक आया एक बैक्टीरिया में से। वो बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। आपको पता है हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, गर्म पानी के झरने, जहां पे कुछ बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। कौन सी ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं वो, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, विच कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। तो वो हाई टेम्परेचर पे भी ग्रो कर रहे हैं, मतलब उसका जो डीएनए बनाने वाला एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो कैसा है, थर्मोस्टेबल है। तो यही वाले बैक्टीरिया से हम डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट करेंगे। चाहे वो बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज है या फंगस का है या किसी का भी है, काम वो एक ही करेगा, डीएनए सिंथेसाइज करने का, राइट। तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। So I have taken Taq polymerase, which is a special type of DNA polymerase. And what is special about it? It is thermostable. Clear है इतना? हाँ। Okay. अब जैसे ही हमने इसमें न्यूक्लियोटाइड्स डाले, कौन से न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि हमको डीएनए बनाना है। आरएनए बनाना होता तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स डालते। तो अब हमने इसमें ऐड किए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, टैग पॉलीमरेज, तो गाड़ी आगे चल निकली हमारी। डीएनए यहां से भी बना, यहां से भी बना। अब आपको याद होगा कि एक जगह ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, एक होती है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरी होती है लैगिंग स्ट्रैंड्स। याद आया आपको, यस और नो, Yes. यस और नो चिल्ड्रन। जब हम डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड्स में रेप्लिकेशन होता है, पर जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है वो है कंटिन्यूअस। तो इसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है वो होता है डिसकंटिन्यूअस, इन द फॉर्म ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड्स। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको बाद में सील करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। याद है या भूल गए आप लोग सब? हाँ। या नहीं है, पिछले जन्म की बात नहीं बता रही हूं मैं। चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, रेप्लिकेशन, है ना, इसी जन्म की बात है। तो आई होप यू विल रिकॉल इट एंड यू विल रीड इट अगेन एज एन व्हेन यू गेट टाइम। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स थी, तो 2 स्ट्रैंड्स में से मैंने यहाँ पे ये 4 स्ट्रैंड्स बना ली। अब ऐसे मैं 30 साइकिल्स करूंगी, तो इट विल बी एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स। अब आपको मुझसे ज्यादा अच्छा मैथ्स आता है, तो आप हिसाब लगा लेना कि इफ 1 साइकिल, व्हाट वाज दिस, एक साइकिल एक डीएनए में से 2 डीएनए बनाएगी, तो 30 साइकिल्स कितने डीएनए बनाएंगी? क्योंकि आप देखिए ये 2 है ना, तो ईच इज गोइंग टू बिहेव एज अ टेम्पलेट। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 टेम्पलेट हो गए। तो ये साइकिल जब रिपीट होगा सेकेंड साइकिल, तो हमारे पास कितने डीएनए हो जाएंगे? हमारे पास टोटल 4 डीएनए और 8 टेम्पलेट्स हो जाएंगे। अब जब ये 8 टेम्पलेट काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास नए डीएनए कितने बन गए? इतने सारे बन गए। तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो एम्प्लीफिकेशन है
ये लीनियर नहीं है, ये लॉगरिथमिक है, ठीक है, डबल होता जाएगा, ये डबल से भी ज्यादा। तो फाइनली 30 साइकिल्स के बाद आपको कितने डीएनए मिल गए? 1 बिलियन टाइम्स आपका एम्प्लीफिकेशन। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल चिल्ड्रन? तो अभी तक क्या क्या किया हमने? हमारा जीनोमिक डीएनए कौन से सोर्स से आया है, आप मुझे बताते जाना। अगर वो बैक्टीरिया से आया है तो मुझे क्या ऐड करना चाहिए? यू हैव टू लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। अगर वो प्लांट से आया है तो क्या ऐड करना चाहिए? सेल्यूलेज। और अगर वो फंगस से आया है तो क्या ऐड करना चाहिए? काइटिनेज। काइटिनेज। मैंने ब्रेक